वेलकम एवरीवन। स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो, वो यही सारी बातें सोच रहा था। और अब तक ये वॉरियर्स उसे एक होता ना कांटे के अंदर किसी चीज को अपन उठा लेते हैं, तो वैसे जीवू को भी उठा लिया गया था। और बिल्कुल जहाँ पे बलि चढ़ने वाली जगह थी गोल गोल सी, उसके ऊपर जीवू को गिरा दिया जाता है। जीवू अपने मन के अंदर बस ये सोच रहा था कि काश उसके पास में कुछ सेकंड्स होते, वो फ्लेम बंद हो जाती, जीवू की जान बच जाती, उसे बस एक मौका मिल जाता। और तभी यहाँ पे स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो जाती है। जीवू तो खैर जान तो बची नहीं थी, उसमें हाथ पैर तो वैसे कटे हुए थे उसके, बट फिर भी एक आखिरी उसके पास में एक सीन आता है कि उसे एक लेवल का योद्धा चुना जाने वाला है। उसके पास दो ऑप्शन है, यस या नो का। अगर वो नो करता है तो अगले 2 सेकंड के अंदर उसकी हार्ट अटैक से वैसे ही जान चली जाएगी, और अगर यस करता है तो उसके सामने एक नई चैंपियनशिप खुल जाएगी। और ऐसा साफ दिख रहा था कि ये कोई कंप्यूटराइज्ड गेम होने वाला है। तो ये एक डंजन वाली दुनिया से, पोर्टल वाली दुनिया से निकल के किस तरह के गेम में जाने वाला गाइस, बहुत भयंकर वाला इंटरेस्टिंग चीज है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा। सोलो लेवलिंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनबू जो था वो अपने आखिरी मोमेंट के लिए बस अपनी जान मांग रहा था कि बस उसे 1 सेकंड मिल जाए और उसकी जान बच जाए। और यहीं से जो कि एपिसोड 2 खत्म हुआ था और एपिसोड 3 शुरुआत हुआ तो दोनों बिल्कुल कनेक्टिंग ही थे। कि यहाँ पे 3rd एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बिल्कुल एक ब्लैंक लाइन थी और हमारा जिनबू मरा नहीं था, बल्कि उसे एक और जीवन मिल गया था। असल के अंदर ये सब कुछ उसे एक गेम के अंदर एंट्री के साथ ही मिला था। जिनबू एक हॉस्पिटल के अंदर अपनी आंखें खोलता है, लेकिन सबसे अमेजिंग बात ये होती है कि उसके हाथ और पैर दोनों के दोनों सही सलामत थे। अपनी बॉडी को चेक करता है, उस पे किसी भी तरीके का निशान नहीं था। इसी के साथ में जो इनकी मेन कंपनी है उसे काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पे 2 लोग पहुंचते हैं। वो बात वगैरह करते हैं जिनबू से कि आखिर तुम्हारा क्या हालचाल है, वहाँ पे क्या सारी चीजें हुई थी। और जिनबू को इन्फॉर्म किया जाता है कि तुम्हारे साथ में उस डंजन यानी कि उस तहखाने में से टोटल 6 लोग जिंदा बचे हैं और बाकी के लोग मर गए हैं। तुम वहाँ पे हमें 3 दिन बाद के अंदर मिले जब हम रेस्क्यू करने के लिए गए थे, लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि वहाँ पे कोई दरवाजा या फिर कोई देवता था, तो वैसा तो कुछ भी नहीं मिला। मन ही मन जिनको सोच रहा था कि आखिर उसने ये क्वेस्ट कैसे पूरा किया होगा, वो जो बड़ा सा देवता था, जो मॉन्स्टर था, वो कहाँ गया होगा। और उसे बाकियों की भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जो उसका एक सर था स्वांग, उसका हाथ कट चुका है और शायद उसे अब तो रिटायरमेंट भी लेना पड़ेगा। उसकी जो फ्रेंड जूही थी वो बहुत बुरे ट्रॉमा के अंदर चली गई है और शायद अब वो हीलर का काम भी नहीं कर पाएगी। पता नहीं कैसे जिनमू की किस्मत इतनी अच्छी थी या क्या पता उसने क्या किया, उसके अंदर किस तरीके की रैंक पावर जाग गई है, इस चक्कर में उसने सर्वाइव कर लिया। लेकिन अगर वहाँ पे वो सारे निशान नहीं मिलते, जैसा कि सबकी स्टोरी सेम नहीं होती, तो शायद जिनमू के ऊपर इल्जाम लग जाता कि उसने इतने सारे लोगों को जान से मार दिया है। खैर वहाँ पे जितने भी लोगों की बॉडी थी वो नहीं मिली थी, जो जिंदा लोग थे बस वही बचे थे। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जिनबू खुश हो रहा था कि हो सकता है कि उसकी रैंक पावर बढ़ जाए। जैसा कि हमें स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि किसी भी हंटर की पावर एक बार मिलने के बाद कभी भी बढ़ती नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है कि उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास होता है और रैंक पावर बढ़ जाती है। तो ये जो काउंसलर वगैरह थे वो अपने साथ में एक मशीन लेकर आए थे, मानामीटर। उसके ऊपर हाथ रखने से चेक किया जा सकता है कि आपकी अभी की रैंकिंग क्या है। जिनबू हाथ रखता है उस पे और उसे पता चल जाता है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि भाई बताओ बताओ आखिर मेरी रैंकिंग क्या है। लेकिन उसके अंदर मात्र 10 स्कोर आया और ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा कोई स्कोर नहीं बढ़ा है, तुम वैसे के वैसे इंसान हो। और जिनबू मस्त अपना वापस से रेस्ट करने लग जाता है। ये लोग बाहर जाते हुए ये बात कर रहे थे कि कोई नॉर्मल इंसान होता है ना, ई रैंक का बंदा, उसकी 70% की मार्किंग होती है, 22 की तो 10% की एबिलिटी है। ये किस तरीके से बच गया, इसकी किस्मत है कि क्या है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे जिनबू अपना मस्त रेस्ट कर रहा था और अपने बारे में सोच रहा था कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ, क्योंकि उसे तो ट्रॉमा था। इतने बड़े देवता ने, इतने बड़े राक्षस ने उसे मारने की कोशिश करी, बाकी सारे लोग जिंदा रहे, मर गए, बहुत भयानक सीन था। और तभी उसके सामने एक टेम्पलेट आ जाती है, उसके ऊपर वापस से वही मैसेजेस आते हैं कि अगले 2 सेकंड में उसकी मौत हो जाएगी, यस चूज करना है, नो चूज करना है। साथ ही में कुछ अनरीड मैसेजेस हैं, वो टच करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी टच नहीं हो पाता है। और उसे लगता है कि ये हो क्या रहा है, किस तरीके की टेम्पलेट है ये, क्या अभी भी मेरा वहम ही है क्या। इतनी देर में उसकी बहन आ जाती है जीना, जो कि उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है, बहुत डांटती है उसे कि तुम पागल हो गए हो क्या, अगली बार अगर तुमने ऐसी कोई हरकत करी तो मैं अपने स्कूल से छुट्टी ले लूंगी, मैं खुद काम करने चली जाऊंगी। अगर तुम ऐसी बार बार में मरते रहे तो हम लोगों का क्या होगा। और बाकी अगर जिनको अपनी ओरिजिनल रियलिटी बता देता कि भाई उसका तो एक हाथ और एक पैर कट जाता, बेचारे इस बहन का क्या होता, ये चीज तो वो बेचारे इमेजिन भी नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पे जिनबू से विश्वास दिलाता है कि वो अगली बार किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ेगा। इस चक्कर में जीना यहाँ से निकल जाती है कि चलो ठीक है मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, वो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ पे काफी सारे वापस से टेम्पलेट खुल जाते हैं। अब यहाँ पे जिनबू ने पूछा भी था अपनी बहन से कि तुम गेम्स वगैरह खेला करती थी ना, आखिर मुझे कुछ बताओ ना कि गेम्स के अंदर कैसे नोटिफिकेशन पड़ी जाती है, इसे ऑपरेट कैसे किया जाता है। तो उस वक्त जीना ने बताया था कि मैसेज बॉक्स के अंदर होंगी ये सारी चीजें। अब जिनबू जैसे मैसेज बॉक्स बोलता है तो उसके सामने बाकी की चीजें अपीयर होती है। अब उसके सामने एक नया चैलेंज आता है कि अगर उसने ये सारे चैलेंजेस पूरे नहीं किए तो उसे एक पेनल्टी लगेगी। इसके अंदर अलग अलग तरीके की चीजें हैं, जैसे पुशअप्स है, रनिंग है, स्क्वाड है और काफी सारी मेहनत वाली चीजें हैं। अगर वो ये सब कुछ कर लेता है तो उसे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। अब इससे पीछे हटने का कोई चांस नहीं है और अगर उसने मना कर दिया तो इवन उसकी जान भी जा सकती है। जिसके बाद में सीनियर काउंसलिंग वालों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो अपने सीनियर से बात वगैरह कर रहे थे और इस केस के बारे में
में रिलेटेड कहते हैं कि ये केस सच में बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस था, क्योंकि जो भी एविडेंस मिले हैं वो जरूर एस या ए रैंक के डंजन से रिलेटेड है, तो हमें इसको प्रायोरिटी बेस पे रखना चाहिए। इसकी इन्फॉर्मेशन गायब नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो जिन्वू की बात थी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि वो एक मामूली सा ई रैंक का लड़का था, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर गया। जिसके बाद में हमें स्टार्टिंग वाला एक बंदा दिखाया जाता है, ये रेड कोट वाला, और इसकी भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि ये जितने भी हंटर्स वाले हैं, तो इस देश में लगभग 5 से 10-15 होगी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन इसकी भी है जो कि टॉप 5 के अंदर है। चाई इसी की कंपनी के अंदर काम करती है, और वो चाई को कहता है कि एक बी रैंक का तुम्हें काम करना है, तुम्हें हीलर की जैसे जाना है, और साथ ही में वहाँ पे बच्चों को गाइड भी करना है, क्योंकि काफी सारे नए बच्चे भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे चाई कहती है कि मैं किसी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, मैं अभी खुद इतनी काबिल नहीं हूँ। लेकिन इस सीनियर को पूरा विश्वास था कि चाई बहुत ही अच्छी हंटर है, बाकी लोगों को सिखा सकती है, बस उसे हमेशा किसी से लड़ना है, बाकी की जान बचानी है, और वो कर पाएगी। इसी के साथ में हमें एक सीन दिखाया जाता है कि शहर के अंदर एक और पोर्टल स्टार्ट हो गया है, जो कि बिल्कुल रोड के बीच में हो गया है। लोगों के बीच में डर का माहौल है कि आखिर कंपनी वाले कब आएंगे। हंटर्स के जो कंपनी वाले हैं, जो कि हंटर्स को बेचते हैं और इस डंजन के अंदर बेचते हैं, पोर्टल के अंदर बेच के मॉन्स्टर्स को मारते हैं, तो वो लोग कब तक आएंगे। इसके बाद में सीनियर वापस जिन्वू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जिन्वू को टाइमिंग दी गई थी अपना काम पूरा करने के लिए, अपनी एक्सरसाइजेस वगैरह पूरी करने के लिए, लेकिन जिन्वू ने वो नहीं की, और टाइम जब खत्म हो गया तो जिन्वू के पास में एक पेनल्टी आ गई। अब वो पेनल्टी ये थी कि जिन्वू उठ के सीधा एक दूसरे डायमेंशन, दूसरे पोर्टल में पहुंच गया। बिल्कुल डेजर्टेड एरिया था, और जिन्वू के पास में मात्र 4 मिनट का टाइम था सर्वाइव करने का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचानी नहीं थी, बल्कि यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर्स भी थे। अब यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर से जिन्वू की बॉडी गायब थी, जिन्वू कहीं दिख नहीं रहा था, तो हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ उसे में निकल जाता है, और जिन्वू यहाँ पे रेगिस्तान के अंदर अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भाग रहा था, क्योंकि उसे इस बड़े से मॉन्स्टर से भी बचना था, रेगिस्तान में तेज भी भागना था, 4 मिनट के अंदर सर्वाइव भी करना था, और आखिरी बिल्कुल 1-2 सेकंड के अंदर उसकी जान बच जाती है, और वो सीधा हॉस्पिटल के अंदर ही पहुंचता है, जहाँ पे नर्सेस उसे देखती है कि सर आप कहाँ चले गए थे, आपकी हालत खराब कैसे हो गई। और यहाँ पे उसकी पेनल्टी पूरी होती है, साथ ही में रिवॉर्डिंग पॉइंट्स भी मिलते हैं। अब ये सुबह जिन्वू को समझ में आ गया था कि इसके सामने जो भी स्क्रीन आ रही है, टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ये कुछ भी मजाक नहीं है, उसके लिए सब कुछ रियलिटी है। उसे फोकस करना पड़ेगा, अपने चैलेंजेस को पूरा करना पड़ेगा, और उसके बदले उसे चीजें मिलती जाएगी। जिसके बाद में सीन यहाँ जूही के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब उसे एक डी रैंक का काम दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम्हें एक डी रैंक के डायमेंशन में जाना है, एक डंजन में जाना है, तहखाने में, और वहाँ पे तुम्हें वही हीलर का काम करना है। हमें पता है कि तुम बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे मना भी कर सकती हो। अब जूही बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हालांकि वो बी रैंक की हीलर है, लेकिन फिर भी ये छोटा सा ही टास्क है, तो वो कर सकती है। साथ ही में उसे ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिन्वू जो है उसे होश आ गया है, और वो उसे मिलने के लिए जा सकती है। तो वो बड़ी खुशी खुशी फ्लावर्स वगैरह लेके हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि भाई जिन्वू तो अपने अलग ही माहौल के अंदर है। हॉस्पिटल वाले भी उसे रोज देखते हैं कि जिन्वू जब से ठीक होने लगा है, तब से वो डेली काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, खुद को अपने आप हील करने की कोशिश कर रहा है। और हमें अब जिन्वू को सीन दिखाया जाता है जो कि रनिंग वगैरह करके बैठा ही था। अब उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स के अंदर अलग अलग तरह की चीजें मिलती है। अगर वो स्ट्रेंथनिंग चाहता है तो स्ट्रेंथनिंग बोलते ही उसकी सारी थकान मिट जाएगी, साथ ही में उसकी पावर भी अप होती जा रही है, साथ ही में उसे कभी कभार रिवॉर्ड्स में चीजें भी मिलती है। ये टेम्पलेट्स उसके अलावा इस दुनिया में किसी को नहीं दिखते हैं। उसे अलग अलग तरीके की चैलेंजेस मिलते हैं, और अगर वो पूरा करता है तो उसी की खुद की पावर्स बढ़ती है। इससे जिन्वू बहुत ज्यादा खुश था कि अपने आप से न जाने उसकी लाइफ में चेंजेस कैसे आ गए कि उसकी पावर्स अपने आप बढ़ने लग गई। उसे फील भी होने लगा था। साथ ही में अब वो इस टेम्पलेट को समझने भी लगा था कि आखिर वो क्या क्या चीजें कहना चाहता है। अब यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि शहर के किस किस पार्ट के अंदर डंजन्स खुले हैं, अलग अलग पोर्टल्स ओपन हुए हैं, और उनके ऊपर पूरी पूरी सिक्योरिटी बढ़ती गई है। उन्हें चेक किया जा रहा है मेजरमेंट से कि आखिर वो कौन से रैंक तक के पोर्टल खुले हैं, और उसी अकॉर्डिंग लोगों को भेजा जा रहा है। इसी के साथ में हमें जिन्वू का पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो एक बिल्कुल नॉर्मल सी जगह पे काम वगैरह किया करता था, छोटा सा बच्चा ही था, और एक दिन उसकी माँ जो थी वो बेहोश हो गई थी, क्योंकि जब ये दोनों बच्चे घर पे आए तो हालत बहुत ज्यादा खराब थी उसकी माँ की। और ये दोनों बच्चे जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते अपनी माँ को, तो कहा जाता है कि वो एक डीप स्लीप की बीमारी के अंदर चली गई है। जब से 10 साल पहले से पोर्टल ओपन होना शुरू हुए थे, तब से बीमारियां भी आई थी, जो कि 10,000 लोगों में किसी एक को होती है, और सेम बीमारी से इसकी माँ भी परेशान है। तो जिन्वू ने बचपन से मतलब काम वगैरह करना शुरू कर दिया था, लेबर गिरी करना शुरू कर दिया था। तब जाके उसे पता चला कि वो हंटर भी बन सकता है। वहाँ से उसे पैसे मिलने लगे, और तब उसने अपनी बैंक को कहा कि हम हमारी माँ के इलाज को अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि उसने अपने टाइम से हमेशा से ही काफी ज्यादा स्ट्रगल करा है। जब वो बड़े बड़े रैंक वाले हंटर्स के साथ में घूमा करता था, तो सब लोग उसके मजाक उड़ाया करते थे, उसे दूर आने के लिए कहा करते थे, क्योंकि उसे बहुत जल्दी लग जाती थी। वो किसी मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाता था, ई रैंक के जो छोटे मोटे गॉब्लिन होते थे उनको भी नहीं मार पाता था। लेकिन अब उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदलती जा रही है। उसके अंदर खुद को फील हो रहा था कि पावर्स बढ़ती जा रही है। इस बार उसे रिवॉर्ड के अंदर एक चाबी मिलती है, क्योंकि हमेशा तो खाने पीने की चीजें मिलती थी, और इस बार ये जो चाबी है वो एक नए डायमेंशन, एक नए पोर्टल में जाने की थी। और कहीं ना कहीं जिन्वू इसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो एक सबवे के अंदर जाता है, या प्योंग स्टेशन करके एक सबवे होता है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनकी जो बुलेट ट्रेन वगैरह आती है तो वो बेसमेंट से आती है, तो उस जगह पे स्टेशन के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे वो चाबी आगे